10 इयर्स यूपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे एक साथ मेरे साथ। आई नो द राइमिंग स्कीम इज नॉट गुड, बट अगर आप ये सीरियसली कर जाएंगे सीरीज को तो आपका एग्जाम बहुत गुड जाएगा, आई एश्योर यू। तो गाइस वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। ऑल ऑफ यू नो मैं कौन हूं, अभिनव, और आपके लिए क्या लेकर आया हूं, पॉलिटी के पीवाईक्यू डिस्कशन। एंड ये पीवाईक्यू डिस्कशन कोई कन्वेंशनल डिस्कशन नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग और अलग डिस्कशन होती है, क्योंकि इसमें हम फोकस करते हैं पीवाईक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ऑप्शंस में से कैसे हम एनालाइज करते हैं, और अगली बारी कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको प्रेडिक्ट भी करते हैं। तो अभी आप सीरीज अटेंड कर ही रहे होगे, पार्ट 5 चल रहा है ये पॉलिटी का ही। एंड देन इसमें आज हम क्या क्या चीजें लर्न करेंगे, चलते हैं बिना टाइम खराब किए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट मींस क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। Which one of the following statement best reflects the chief purpose of the Constitution of India? Chief purpose क्या है Constitution of India का? This is the question. So it determines the objective for making of the necessary laws. It determines the objectives for making of the necessary laws. Okay. It enables the creation of the political office and the government. वो तो भाई बिना संविधान के भी बन सकता है। पर्पस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखें, it determines the objectives for making the necessary laws. लॉज बनाने के लिए इसका पर्पस डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना कोई सेंस बन नहीं रही। एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिस एंड द गवर्नमेंट, ये बिना संविधान के भी हो सकता है, सरकार का बनना और पॉलिटिकल ऑफिसर्स का बनना। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है एंड लिमिट कर रहा है, किस चीज को, पावर ऑफ द गवर्नमेंट को डिफाइन कर रहा है और लिमिट कर रहा है। मेक सेंस, क्योंकि जब भी हम संविधान की बात करते हैं ना, तब हम क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्रिएट करता है, लिमिटेशन, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, राइट्स प्रोवाइड करता है। सो इट इज डिफाइनिंग, आई मीन टू से डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिफाइन कर रहा है, उसकी पावर को भी क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है। और संविधान ही तो करेगा, अगर संविधान नहीं है तो गवर्नमेंट तो एब्सोल्यूट हो जाएगी। इवन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां हमें क्या नजर आता है, वहां हमें क्राउन नजर आता है, आज भी मोनार्की नजर आती है, बट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जिसको हमने लॉस के साथ क्या किया है, लिमिट किया है। तो हमेशा संविधान क्या करता है, लिमिट करता है किसको, सरकार की आर्बिट्ररी मन मर्जी वाली पावर्स को। तो दिस इज द करेक्ट, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। हाँ, आप नजदीक जा सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली संविधान सोशल सिक्योरिटी लाएगा। अगर ना भी लाए संविधान सोशल सिक्योरिटी, देन ऑल्सो संविधान एग्जिस्ट करता है। बेसिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहां क्या पूछा गया, बेस्ट रिफ्लेक्ट, ये नहीं बोला गया वेगली रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट्स, अगर ये होता तो ये भी बन सकता था, लेकिन ये बोल रहा है बेस्ट रिफ्लेक्ट, तो सभी में से बेस्ट तो ऑप्शन सी ही है। तो बेसिक रूल्स एंड कोऑर्डिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फाउंडेशनल रूल्स फॉर सोसाइटी, बट दिस इज नॉट प्राइमरी पर्पस, ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। Creation of political offices and government. The Constitution enables creation of political offices and government, but this is a procedural aspect. Defining and limiting government powers, the chief purpose यही होता है। तो सभी का मैंने आपको बताया कि क्या क्या कारण है, तो इसकी पीडीएफ दोबारा बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, घबराइएगा नहीं। फिर इन इंडिया, which one of the following constitution amendment widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right? ये क्वेश्चन को ना यूपीएससी ने विड्रॉ कर लिया था एक तरह से, बट मैं आपके लिए क्यों लेकर आऊं, आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। पहला संविधान में जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी, इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए। एंड इसने क्या इंट्रोड्यूस किया था, 31B, 31A एंड देन 9th शेड्यूल, ये तीन चीजें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई थी। एंड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे। तो यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि भाई आई मीन टू से वो फर्स्ट अमेंडमेंट पे क्वेश्चन नहीं था, 9th शेड्यूल पे था कि 9th शेड्यूल के टाइम पर कौन था प्रधानमंत्री। 9th शेड्यूल बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, एंड मिसेस गांधी का जो एरा था वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था, ऑप्शन में मिसेस गांधी भी थी। तो बच्चों ने, काफियों ने मिसेस गांधी को टिक किया, लेकिन अगर किसी को पता होता कि 9th जो अमेंडमेंट है वो तो फर्स्ट, आई मीन टू से 9th शेड्यूल जो है फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ आई थी, तो पहली अमेंडमेंट जब हुई थी तब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राइट आंसर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो फर्स्ट अमेंडमेंट ही थी। बट एनीवे बाकी भी बहुत क्लोजली थे, 42nd भी बहुत क्लोजली थी, इसलिए यूपीएससी ने क्या किया था, इसको विड्रॉ कर लिया था। इज दैट क्लियर? तो सी
आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दिस इज 31B, ओके, नॉट 8, 31B, याद रखिएगा। चलिए 42nd अमेंडमेंट 1976 में क्या की चेंजेस आए थे वो भी यहां मेंशन कर दिए मैंने, आपको दे दिए। सभी अमेंडमेंट्स में क्या क्या चीजें हुई थी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट विद यू। सो नाउ इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ अ पर्टिकुलर एरिया जो है इट इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the following statement best reflects the consequences of it? तो देखो 5th शेड्यूल मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको करवाया, उससे पहले भी मैंने 5th शेड्यूल करवाया, तो 5th शेड्यूल यू कैन वेरी वेल गेज कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, ओके। This would create a local self-governing body in that area, okay. This would convert that area into a union territory. The state having such areas would be declared as special category status. No, not really, बड़ा सिंपल जा रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को 5th शेड्यूल में ले आते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। 5th शेड्यूल में लाने का मकसद ही होता है, क्योंकि ट्राइबल लोगों का कंसर्न क्या है, जल जंगल जमीन। तो जल जंगल जमीन की जब भी बात हो रही है, जब भी जिक्र हो रहा है, तो वो हमेशा क्या कहते हैं कि हमारी जंगल को प्रोटेक्ट कीजिए, जमीन को प्रोटेक्ट कीजिए। वो कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, अगर आप उनको सेफगार्ड मैकेनिज्म देते हैं। एंड 5th शेड्यूल देता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, शेड्यूल्ड एरियाज प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट से सलाह करके। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ओके। तो गवर्नर ऑफ द एरिया हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज को डिक्लेयर कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, ये याद रखिएगा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। So almost every area with the scheduled areas has enacted legislation to prevent the transfer of the land in these areas from tribals to non-tribals. Okay. Then Schedule 6 areas are also important. इसके साथ साथ ये कुछ चीजें 244(1) article, this is also very much important. President can modify the scheduled areas by removing or reducing areas. And I think we have already discussed this. Tribal Advisory Council भी हमने डिस्कस की है, गवर्नर की पावर्स भी डिस्कस की हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, अ शॉर्ट वीडियो, दिस वाज फॉर योर PYQs। अब तक मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब आप खुद से क्या कीजिए, थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप कैपेबल हो जाएं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।